नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा। स्वागत करती हूं आप तमाम दर्शकों का डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को बिहार रंगमंच से जुड़ी गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हैं। इसके साथ ही हम बिहार रंगमंच से जुड़े कलाकारों, लेखकों और निर्देशकों से भी आप सभी को रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कुणाल जी, जो कि बिहार के जाने माने लेखक और निर्देशक हैं। तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार थिएटर के मंच पर। सर, रंगमंच की दुनिया में आपका अनुभव अब काफ़ी पुराना हो चुका है, आप काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन अनुभवों के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कुणाल जी के जीवन में थिएटर की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई? तो ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं पाँचवा छठा क्लास पास करके 7वां क्लास में मैंने एडमिशन लिया था, 7वें वर्ग में। तो हमारे यहाँ खजौली स्कूल में 2 स्कूल थे, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। एक ही जगह थे, दोनों उनके 2 मैदान थे, बड़े बड़े मैदान। एक मैदान पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता था, दूसरे मैदान पर उसी दुर्गा पूजा के दौरान नाच का आयोजन होता था। अच्छा। अब नाच क्या है? नाच का मतलब डांस या नृत्य नहीं, नाच का एक अपभ्रंश है नाट्य का। लोक नाट्य को हमारे मिथिला क्षेत्र में, नेपाल में भी, नेपाल के तराई क्षेत्र में भी नाच कहा जाता है, और ये देश के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे मध्य प्रदेश में माचा कहते हैं, जिसको कि हबीब तनवीर साहब किया करते थे, चरणदास चोर वगैरह नाम से। तो ये बहुत ही सुंदर शैली, लोगों की शैली है, जनता की शैली है। तो उस वक्त मैं वहाँ हाई स्कूल के हॉस्टल में रहता था। तो और जब दुर्गा पूजा का समय आवे तो मैं गाँव नहीं जाता था, जानबूझ के कोई बहाना करके, पढ़ाई का बहाना कुछ करके। और वो जो हाई स्कूल के फील्ड पर, मैदान पर जो नाच हुआ करता था, जिसमें सलहेस नाच, आल्हा रुदल और शीत बसंत, ये 3 हमको अभी ठीक से याद हैं। 7 दिन का आयोजन होता था, 7 दिन में 7 दिन 7 नाच लोग करते थे। उसमें से हमको ये 3 नाच ज़्यादा ही पसंद थे, अच्छे लगते थे। तो जानबूझ के उस नाटक को देख लेकिन रात भर जो है सो बरामदे के बेंच पर बैठ करके देखा करता, बड़ी भीड़ रहती थी। तो अभी हमको लगता है कि हमारा जो उसके साथ आकर्षण था रंगमंच के साथ, वो पहला शायद वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद मैं 75 में कलकत्ता गया। कलकत्ता गया तो जाने का उद्देश्य मेरा था कि यहाँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, उससे पहले मैंने NSD में भी ट्राई किया था, अलका जी भी थे, हुआ नहीं था हमारा। कोई इस तरह का बैकग्राउंड भी नहीं था, रंगमंच का कोई अनुभव नहीं था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ एक मन में भावना थी कि उसके आधार पर NSD में एडमिशन हो जाता तो आश्चर्य था, नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। तो उसी समय में के दौरान हमको कुछ जानकारी मिली कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो वहाँ हर तरह के कला के विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ ज्ञान और पढ़ाई की सुविधा है, और वातावरण भी वहाँ का कुछ वैसा ही संस्कृतिमय है। तो वहाँ गया तो था मैं ये करने के लिए, थिएटर पढ़ने के लिए, वहाँ एडमिशन कराऊंगा। अपने लोगों से कहा कि मेरा एडमिशन करवा दीजिए यहाँ पर, लेकिन लोगों ने मुझे कॉस्ट अकाउंटेंसी में डाल दिया। हमारे जो अपने लोग थे, उन्होंने सोचा कि थिएटर करके क्या करेंगे, भूखों मर जाएगा, थिएटर में कुछ होता तो नहीं है। उनकी जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसा कहते थे वो। खैर, लेकिन मेरा रुचि नहीं खत्म हुआ। तो उस वक्त वहाँ अभी भी होता है, जात्रा नाम की एक शैली है, नाट्य शैली है, लोक नाट्य शैली बोलते हैं उसको। तो जात्रा का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता था वहाँ, अभी भी होता है। तो जब मैंने जात्रा देखा तो हमको लगा, अरे ये तो हमारा सलहेस नाच है। जैसा हमारा सलहेस नाच होता है, जात्रा भी वैसे ही करता है। और हमारे सलहेस नाच को लोग मुफ्त में देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि हज़ारों की भी 4-5 हज़ार लोग टिकट, पूरा सीजन टिकट। उस वक्त मैं 75-76 की बात कर रहा हूँ सोनम, कि 150 रुपया उसका टिकट था, सीजन टिकट। 150 रुपया 75-76 में क्या वैल्यू हो सकता है, जोड़ लो आज के समय में। उस 150 रुपया में लोग महीने दिन 1-1 शो देख सकते थे। और उसका सारे कलाकार जो है वो बहुत ही वेल पेड हुआ करते थे। बाद में जाके हमें पता लगा कि सिनेमा के, जो बंगला सिनेमा के जो कलाकार लोग हैं, वो भी यात्रा सीजन में यात्रा में काम करते हैं। तो मेरी रुचि जो है उसके बाद गाढ़ी हो गई, और मैं ज़्यादा सोचने लगा इसके बारे में। तो सर, कुल मिलाकर आपकी रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन यात्रा देखने के बाद आपकी रुचि और गाढ़ी हो गई। चलिए सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि बचपन में जब आपने थिएटर करने का ये फैसला लिया था,
तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? एक कहानी याद आ गई, कहानी या जोक कहो। एक बुजुर्ग ने एक जवान से पूछा कि भाई आप क्या करते हो? तो उसने कहा कि कविताएं लिखता हूँ। मतलब वो तो ठीक है, कविता लिखते हो, करते क्या हो? तो सर कविताएं लिखता हूँ। मतलब ये है कि कविता लिखना, कहानियाँ लिखना या साहित्य करना, रंगमंच करना, कला का कोई भी काम करना एक तरह से अर्थकरी विद्या नहीं मानी जाती है हमारे समाज में। तो जैसे हमारे गार्जियन भी उसके अब बात तो नहीं थे, हमारे गार्जियन खेतीहर थे, बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति थे। वो तो केवल यही समझते थे कि ऐसी कौन सी पढ़ाई हो जिससे अधिक से अधिक धनोपार्जन हो, और उसका प्रतिफल आजकल ये देख रहे हैं आप में, मानवीय गुणों का विकास बंद हो गया है। सिर्फ अर्थकर्ती विद्याएँ ही रह गई हैं, लोग पैसा कमाना कोई महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। लेकिन फिर भी इस पर कुछ न कुछ मान तो था ही, कविता का मान था। हमारे यहाँ विद्यापति का बहुत ही मान था, तो वो कवि ही तो थे और क्या थे। तो थोड़ा सा अवरोध तो हुआ, लेकिन मेरे पिता, चूँकि मैं अपने परिवार का बड़ा संतान भी था और थोड़ा शायद अपनी तारीफ अगर इसको न समझा जाए तो मैं थोड़ा सा सभ्य सुसंस्कृत और अच्छा बच्चा था, इसलिए मैंने जो भी किया, मैं जब कविताएं लिखने लगा तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर हतोत्साहित नहीं किया। पिता ने भी कुछ नहीं किया, माँ तो खैर कुछ कहती ही नहीं थी। माँ को तो मतलब होता था कि बच्चा किस तरह से भरपेट भोजन कर ले, बढ़िया कपड़ा से रहे, पढ़ाई लिखाई करे, ठीक से सोए, बदमाशी नहीं करे, माँ इतना ही सोचती है। पिता उसके भविष्य वगैरह के बारे में सोचता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई चुनौती हमारे सामने नहीं आई। तो पहले शुरू मैंने कविताएँ लिखनी शुरू कर दी, और मैट्रिक करने के बाद से ही मैं कभी हिंदी में और कभी मैथिली में कविताएं लिखा करता था। रंगमंच तो हमने 75 के बाद से बाकायदा शुरू किया है। तो सर, जैसा कि आपने बताया 1975 के बाद से आपकी अगर थिएटर की जर्नी जो कहें वो वहाँ से शुरुआत हुई। सर, सबसे पसंदीदा नाटक आपका, कहाँ से आपने शुरुआत की? कोई सबसे पसंदीदा नाटक जो आपके दिल के करीब हो? सच पूछो तो मैं जिसको बोलते हैं प्यार में पढ़ना, तो मैं लोक नाटकों के प्यार में पड़ा हुआ हूँ, और वो प्यार जो है और गहरा ही होता जा रहा है। और विद्यापति को कि इसमें के शब्दों में कहो कि सेहि पीड़ित अनुराग बखानीय तिल तिल नूतन होए, वो नया ही होता जा रहा है। उसमें हमको हमेशा नई से नई बातें समझ में आती है। ये जो जीवन की और सामाजिक जो ताना बाना है उसकी अभिव्यक्ति जो है सो बहुत सहजता से हमारा लोक नाट्य देता है। तो लेकिन लोक नाट्य का प्यार मेरे लिए बहुत कर रहे थे। पहला और आखिरी प्यार जो कहिए तो वो हमारा लोक नाट्य है। उसके गीत हैं, उसकी कहानियाँ हैं, और उसके जो रूप हैं, विभिन्न तरह के जो रूप हैं। इसके दौरान जब हम इस पर ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोशिश करने लगे तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ 13वीं-14वीं शताब्दी से एक नए नाट्य रूप का ये हुआ, शुभारंभ हुआ। उसको कीर्तनिया, बाद में कीर्तनिया नाटक कहा जाने लगा। और वो कीर्तनिया नाटक 600-700 सालों तक चलता रहा। और इस देश में संस्कृत नाटकों के बाद अगर दूसरी कोई नाट्य धारा है तो ये कीर्तनिया नाट्य धारा है। तो जब हमने कीर्तनिया नाट्य धारा का अध्ययन करना शुरू किया तो पता लगा कि ये तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगहों पर ये समान रूप से विकसित था। और इसके विकास के साथ साथ एक नई तरह की भाषा भी बनी थी, एक नई भाषा बनी थी जिसको बाद में वैष्णव लिंगुआ फ्रैंका कहा जाना पड़ा, ब्रजबुली भाषा, जो बांग्ला, कुछ हिंदी के शब्द, कुछ संस्कृत के शब्द और अधिकांश मैथिली के शब्दों और उसके व्याकरण के आधार पर बनी हुई रचना थी, जिस पर करीब 300 कवियों ने 3000 से ज़्यादा पदों की रचना की, जिसको महाजन पदावली बोलते हैं। और मैं असंभित हो गया ये। तो हमने कीर्तनिया नाट पर काम करना शुरू किया। तो देखा कि हमारे यहाँ तो ये पूर्णतः लुप्त हो चुका है, लेकिन अंकिया यात्रा और अपने यहाँ नाच के आधार पर इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। और ये इसका हमको लाभ उस वक्त मिला कि संगीत नाटक अकादमी ने एक योजना, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने एक योजना बनाई थी यंग थिएटर डायरेक्टर्स प्रोग्राम को लेकर के, और बाबा कारण जैसे लोग उसके नीति नियंता जो थे। और हमने रुक्मिणी हरण नामक नाटक का प्रस्ताव वहाँ रखा, जो उमापति की रचना है और 14वीं से 15वीं शताब्दी की रचना है। और थैंक्स टू बाबा कारण, तो उसकी स्मृति को सलाम, गुरुवत हैं वो, उन्होंने इसका चयन किया और पहली बार कोई भी मैथिली नाटक राष्ट्रीय फलक पर यह हुआ। तो ये जो रुक्मिणी हरण नाटक है ये हमको बहुत ही प्रिय है। इसी अनुभव के आधार पर जो दूसरा कीर्तनिया नाटक मैंने किया वो था पारिजात हरण, और वो अद्भुत है। वो समझिए कि मेहनत से उपजाई हुई फसल में जब सुगंध आ जाए, सतरिया धान की तरह, सतरिया धान जानती हो ना,
सतरिया धान एक हुआ करता था, उसके खेत के बगल से गुजरोगे तो दम मन महमा हो जाएगा दम, जैसे महुआ के पेड़ के बगल से गुजरते हुए होता है, वैसे बहुत अद्भुत सुगंध होती है, स्वर्गिक सुगंध। तो पारिजात हरण नाटक रुक्मिणी हरण जब्द की पहला था, सारे मेहनत हमने उसके लिए किए थे और वो ब्रेक थ्रू भी था। पारिजात हरण बहुत ही सुंदर और शानदार मंगल नाटक है। अब और क्या चाहिए? अंत में पूछते हैं, नारद पूछते हैं कि अब और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, पूरी तृप्ति है। तो अभी मैं पारिजात हरण के बारे में बात करने ही वाली थी, लेकिन सर आपने जिक्र कर ही दिया तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पारिजात हरण एक बेहद ही खूबसूरत नाटक है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलक। नागरिक लोग आज नाटक है उमापति उपाध्याय विरचित मंगल नाटकम पारिजात हरणम पराधारित पारिजात हरण ये कीर्तनिया नाटक आप ई तहत आवश्यक है जे कीर्तनिया नहीं कीर्तनिया से कहा आवश्यक है परंतु 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 आवश्यक है वो मोहर देखना है, वो मोहर देखना है, वो मोहर मोर मुकुट पीतांबर शोभित देवी रुक्मिणी पास कृष्ण ने परवेश देखिया सर अभी आप थोड़ी देर पहले उस ज़माने की और इस ज़माने की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस ज़माने के थिएटर में और इस ज़माने के थिएटर में कितना बदलाव आया है? बदलाव बहुत बड़ा सवाल है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है सोनम जी। बदलाव तो होना ही है, चीज़ें बदलती रही हैं। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ वो ज़माने भी किसी और ज़माना से बदल के आया होगा और उसका पहले वाला ज़माना भी कोई और ज़माना से बदल के आया होगा। परिवर्तन बहुत प्रकृति का नियम है और यह होगा ही, इसमें किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। हम रंगमंच वाले या साहित्य या कला के लोग केवल ये सोचते हैं कि परिवर्तन को परंपरा के साथ जोड़ के बढ़ाया जाए आगे, और ज़रूरत हो तो परंपरा को अपडेट करते रहना चाहिए। अब परंपरा नई तरह की परंपरा बने जो पुराने से संबंध रखते हुए भी नया हो। तो जैसे अपने विद्यापति का पद की बात की थी ना, तिल तिल नूतन हो, तिल तिल नया बनता चला जाए। यहाँ यही अभाव हो गया है अभी के समय में। मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ, पहले रंगमंच में 2-3 कारणों से लोग रंगमंच की तरफ आते थे। एक तो खुद को नाटक में देखना, रंगमंच में देखना, एक तरह की एक लालसा होती थी। दूसरा होता था कि खुद को एक्सप्लोर करना कि हमारे अंदर और क्या है, और क्या हो सकता है। मैं जो एक क्लर्क हूँ, मैं जो एक खेतिहर हूँ, या मैं जो एक विद्यार्थी हूँ, या मैं जो एक निठल्ला हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ है? तो रंगमंच से बताता है कि आपके अंदर कुछ है। तीसरी बात ये होती थी कि जब हमें कुछ कहना हुआ है तो कहने के भी कई तरीके हैं। मान लो हमें तुम अच्छी नहीं लग रही हो तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो बड़ा ही रफ होगा और शायद बहुत ही चोट भी पहुंचाए, बेमतलब का क्लेश उत्पन्न करे। दूसरा एक तरीका होता है घुमा के बात करना, जैसे द्राविड़ी प्राणायाम भी बोलते हैं, घुमा के हाथ नाक छूना वाला, कि वो आपको इस तरह से बताएं हम कि आप हम अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको अच्छा भी लगे। तो रंगमंच जो हमारा है ना, कि वो परिवर्तन के पक्ष में ही होता है हमेशा, लेकिन वो अपने परंपराओं से न कटे अगर, तो वो बहुत ही सार्थक रंगमंच होगा।
तो दर्शकों, ऐसे तो कुणाल जी की कई सारी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से सीतायन भी एक है। आइए दिखाते हैं आपको इसके कुछ झलक। सोना लक्ष्मण सोना के क्षमा कर दियो, एखन निर्मतिया छे ने। हाँ भैया क्षमा कर दियो ने। बेस क्षमा कर देलो। एना ने हमरा एकटा बात कहू। कहो भैया, ई अग्नि परीक्षा की होय छे? सीता आके भोजी सीता से हो कह सके छै। उनका से पूछबे तो पूछती जे हम बुद्धू छी। से तहां छिए भैया। सुनो सोना। कहू भैया। अग्नि परीक्षा सतीत्वक कसौटी चरम, दहकल आग में पैस का निकलबा के बात छै। सतिक तेजक समक्ष हार माने अगिन, नहीं त कुलटा जर का भस्म होइत छै। तो सर, सीतायन के बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सीतायन मेरी प्रिय रचना है। वैसे भी अगर किसी बाप माँ से पूछो कि आपका प्रिय संतान कौन है तो शायद जवाब नहीं दे पाएगा, मैं भी नहीं दे पाऊँगा कि सबसे प्रिय रचना मेरी कौन सी है। सभी रचनाएं मेरी प्रिय हैं, सब मेरी रचना ही है। सब पर हमें उतना ही मेहनत, उतना ही मानसिक और शारीरिक श्रम करनी पड़ी है जितना कि किसी एक नाटक पर। तो वैसे इसमें भी एक सीतायन एक है। सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सीतायन की विशेषता ये है कि सीतायन सीता की बात करता है और मिथिला के लोग सीता को अपना एक पारिवारिक सदस्य समझते हैं। जानकी को मैथिली की जो पर्यायभाषी शब्द है वो जानकी मतलब मैथिली ही है। सीता को मैथिली भी बोलते हैं क्यों, और मैथिली भाषा को भी मैथिली बोलते हैं। तो यानी मैथिली भाषा की पर्यायभाषी बन जाती है सीता, घर परिवार के लोग बन जाती हैं। ढेर सारे ऐसे लोकगीत हैं जिस गीत में सीता को बहन या बेटी समझा जाता है और राम को सीता को राम की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा समझा जाता है, ज़्यादा बड़ा समझा जाता है। अब एक मैं थोड़ा सा अलग हटते हुए बोलता हूँ कि जब नाट्यशास्त्र हम पढ़ते हैं और नायिका भेद की बात करते हैं तो अष्टनायिका भेद में सीता भी एक आती है। यह है स्वाधीन भर्तृका, अपने पति से स्वतंत्र, यानी उनके जो भी निर्णय है उनके अपने निर्णय है। वो उसमें राम उनको कुछ लेना देना नहीं है, न राम से वो प्रभावित है और न नाम से वो भयभीत है। ऐसी ही चरित्र की रचना से हमारा समुदाय करता है। और उसमें एक बहुत पुरानी कहानी है उसमें कि सीता जो है, सीता का 2 वनवास हुआ और दोनों का दोनों वनवास जो है सीता की अपनी मर्जी से हुआ। ये जो दो वनवास है, इसी दोनों वनवास को केंद्र में रख करके रची हुई रचना है सीतायन। हमारा पहला वीडियो वर्क भी यही है। हम जो वीडियो की तरफ आकर्षित हुए तो सीतायन ही वो पहला प्रोजेक्ट था जिसको हमने वीडियो पर नाटक करने के बाद किया और इस नाटक को कई प्रदर्शन भी हुए हैं। तो कुणाल जी की कई अद्भुत रचनाओं में से टटकाल दर्शन भी काफ़ी लोकप्रिय है। आइए पहले देखते हैं इसकी एक झलक, उसके बाद सर से इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। सेवा खर्चा के खास करे ना तैयार होके तब न देते, मोटी चोटी बांध लीजिएगा। हाँ नहीं ते हाथ फूटे लगे कि चल जाए ओता खेतै काठी अलहुआ सब गाय माल सब गईन को दिया ना, देखो वो फूटा नहीं पावे। बना गेले सियाले हाथे निन्ने रहे सिद्रमिया बाबा कहीं देलके ए फूटा तो गोट का पक्का छी नेरियो ढेरियो
हो भगवान, हो जल्दी आवा ने हो, हमरा भूख प्यास लागल है। अब एक नहीं करो, अब देखो ओना अन्हारो भ जेतै। हो भगवान हो, भगवान सीखो तो छुन कर ले आवा, नहीं तो नहीं आवा जा, बात जानी हमसा। मोरो, अया तो खरव्याल के लगा, कि हाथ वो धोबा। आवा, जा, धोबा, अला आ धोबा, सुना देखो, ऐठमन थाली बाटी गिलास कटोरी नहीं है। गेहूं की कोरी कर लो, पत्ते पर खा कर बाजा खेबा हो तो जाता सियाने हाथ लफर ले कनी पता करने जा जा, तो सर, तत्काल दर्शन की जब आप रचना कर रहे थे, उस दौरान क्या कुछ अनुभव रहे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? बड़ा ही मनोरंजक है ये। वहाँ था तत्काल दर्शन मेरा लिखा हुआ नहीं है, नेपाल के एक राइटर हैं परमेश्वर कापड़, उनकी रचना है। उन्होंने ये नाटक हमको दिया था, जो पढ़ के बताइए हमको। जब हमने उस नाटक को पढ़ा तो वो नाटक भी एक लोक कथा पर आधारित है। कथा यह है संक्षेप में कि एक मठ है। पहले अब लोगों की तरफ में छोटे छोटे मठ हुआ करते थे, 10 बीघा 20 बीघा का उसका अपना ज़मीन होता था, उसी के आमदनी से उस मठ चलता था। उसमें एक बाबाजी होता था, उसके कुछ चेली तो नहीं, चेले सब होते थे, और राम भजन करता था। राम का भजन ज़्यादा ही प्रमुख था। अभी थोड़ा सा कृष्ण जी प्रमुख हो गए हैं। हमारे यहाँ राम की पूजा कुछ ज़्यादा होते हैं, राम और महादेव शिव की। तो उसका मठ था, एक मठ में एक पुजारी है, उसके कुछ गाय भैंस हैं, और उसका एक दूर में एक बथान है। बथान समझता है, चारागाह। आजकल बथान कहाँ मिलेगा, अब जगह की कमी हो गई है। अब दूर में बथान भी था उसका। तो उसका क्या हुआ, तो उसके दो चेले थे, एक पुराना चेला, एक जो नया एक दो ही चेला। तो पहला जो चेला था, एक बूढ़ा वाला चेला, वो किसी कारणवश चला गया या नहीं रहा। वो नहीं रहा तो मठ को एक चेले की ज़रूरत हुई। तो एक कहीं से भी एक निकम्मे निठल्ले बुद्धू से लड़के को पकड़ के ले आया और उसको चेला बनाया। तो वो हो गया, नया बना हुआ दास था। नया बने हुए दास को बोला टटकाल दास, उसका नाम रखा टटकाल दास। उस टटकाल दास का जो भगवान और ईश्वर के प्रति फिलॉसफी है, वही है वो नाटक तत्काल दर्शन। तत्काल दर्शन क्या है कि वो भगवान को बिल्कुल साक्षात रूप में समझने की कोशिश करता है। जैसे कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, वैसे ही वो कहता है कि जब हमने तुम्हारे यहाँ मजदूरी की है तो मजदूरी का जो भी मिलना है हमको दे दो। ये मत कहो कि भगवान देगा, फल देगा भगवान, कहो वो न चलेगा।
वो तो तुमने हमसे मेहनत करवाई है, तुम हमको अनाज दो या जो भी देना मजदूरी दे दो, और भगवान के नाम पर टाट टूट मत करो। तो इसी दर्शन को लेकर के चलता है, भगवान का मतलब यही समझता है। तो उसको भेजा जाता है बथान पर, गाय भैंसों को, गाय वगैरह गोरू को सबको लेकर के कि जाओ भसान पर चलाना, वहाँ पर दूध बेचना और खाना खुराकी लेकर के जाना। जब वहाँ गया, वहाँ पर हो, तो ये लोग कथा है ये, जब वहाँ पर गया तो उसे कहा, जाने वक्त में कहा गया कि जाने से पहले, खाने से पहले जब खुद भोग लगाएगा तो भगवान को भोग लगा देना, बिना भगवान के भोग लगाए हुए मत खाना तुम। तो जब वो खाना वाना बना के खाने लगा तो याद आया उसको कि गुरुजी ने कहा कि भगवान को भोग लगाओ। तो भगवान को हल्ला करते, गो भगवान आ जाओ, खाना खा लो, बन गया है, तरकारी बन गया है, भात दाल आलू का सना बनाए हैं, खाओ, आ जाओ, तुम भी खाओ, खिलाते हो। तो भगवान कहाँ से आवे, चारों तरफ खोजता है, वो बेचारा व्याकुल हो जाता है। तो देखता है कि भगवान आ गए, राम भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, सीता भी आ गए, पीछे पीछे हनुमान भी आ गए। लगा हल्ला मचाने, हमने तो एक ही आदमी को कहा था आने के लिए, हम एक ही आदमी का खाना बनाए थे, ये 4 बाप थे जो आ गए वो खाना खाने के लिए, तो कहाँ से हम खिला बैठे जी। गाली वाली दे करके भगवान को खाना खिलाता है। एवं क्रम में क्या होता है, उसका अनाज खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो गुरु के पास जाता है, भाई अनाज दीजिए। तो क्या है, तो भाई भगवान का भोग लगाए हैं, भगवान लोग चर्चा बुलाते थे, एक ठो को चलाता है सब, बाप में बीवी भी उसकी आ गई, उसका तो बीवी तो छोड़ो, हमारी बहन और लगती है, कोई बात नहीं है, चला पर बानर हनुमानों को लेके आ गया, वो इतना खाता है। तो गुरु कोई बात समझ में नहीं आई, भगवान भोग खाएगा ये तो होता नहीं है। कभी गया देखने के लिए, तो जब देखने के लिए गया हो तो बड़ी मुश्किल बात, पूरी एक नाटकीय घटना है, बड़ा लंबा चौड़ा ये है कि तब पता चलता है कि वास्तव में भगवान आए थे। तो सर, क्योंकि आप एक सफल लेखक, निर्देशक और एक अभिनेता भी रह चुके हैं, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और सर, इसके साथ आप ये भी बताएं कि एक कलाकार के लिए अभिनय के अलावा और किन किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए? कलाकार या आने वाले अभिनेताओं को कुछ कहने से पहले मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि रंगमंच और जनता के बीच में उत्पन्न हुई कलाएं जनता की कला है, और जनता के द्वारा समर्थित या संवर्धित होने पर, संपोषित होने पर ही वो आगे बढ़ पाएंगी। अगर वो आगे बढ़ पाती है तो आपके समाज को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में समझने के लिए संसार के पास एक औजार होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ अपने समाज से कि अपने कला का पोषण करें, अपने कला का संवर्धन करें, अपने कलाकारों का मान बढ़ाएं, उनको आदर दें, उनको समझने की कोशिश करें। तो दर्शकों, आपने सुना, हमारे साथ थे कुणाल जी जो कि सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक हैं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे आगे भी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।